लास्ट एपिसोड में देखते हैं नेजी कहता चलो चले क्रो आइलैंड, जिससे हॉरन कहता क्रो क्रो आइलैंड क्या। प्योंगोट कहता तुम्हारा क्या मतलब है नेजी, क्या तुमने मेरी बात सुनी। नेजी कहता मैंने किया, बहुत अच्छा है, मैं ऐसी जानकारी के लिए आभारी हूँ प्योंगोट, लेकिन मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि इसने मुझे ट्रिगर कर दिया। प्योंगोट काफी हैरान कहता क्या। नेजी कहता मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि तुमने हमारी मदद करने के लिए ये जानकारी हमें बताई होगी, लेकिन इस फीलिंग से छुटकारा पाना मुश्किल है कि हमें कम आका जा रहा है। प्योंगयोट कहता लेकिन। नेजी कहता मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि लड़ना, भले ही मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूं, इसका मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। मैं रूटलेस के पावर के नियम से बच नहीं सकता, जहाँ कमजोर और स्पीसीज धूल के अलावा कुछ नहीं रह जाते। हालांकि इस दुनिया में जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या हो सकता है। सुपर ह्यूमन को कब मत आंकिए। इससे प्योंगोट कुछ बोल नहीं पाता और हॉरन कहता है सुन बे, मुझे लगता है कि वो आप भी मानते हैं कि हमारे पास ज्यादा पावर नहीं है। नेजी कहता दरअसल ये सच है। चिसाकी कहता मैं तैयार हूँ, जिसे वो सभी चिसाकी को देखने लगता है। चिसाकी कहता है मैं अपनी पूरी पावर से मदद करूंगा, यहाँ तक कि अपनी जान जोखिम में डाल कर भी। मैं अभी जाना चाहता हूँ और उसे ढूंढना चाहता हूँ और उन सबको मार डालो। नेजी कहता घमंडी मत बनो चिसाकी, मैं आइलैंड पर बेतहास हमला करने की प्लान नहीं बना रहा हूँ, इससे मैं भी सीधा हीरा की तरह बेवकूफ बन जाऊंगा। हमारे पास दानियांग है और वो आइलैंड घुसपैठ करने की कुंजी है। हमारा सबसे पहला काम होगा सीगा हीरा को बचाना, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो मर गया है या जिंदा है। तो पहला कदम होगा हमारा दुश्मनों के बारे में जानना। अगर मुझे लगता है कि हम लड़ सकते हैं तो हम लड़ेंगे, और अगर सिचुएशन बहुत खराब हो गई तो हम पोर्टल के जरिए निकल जाएंगे। पहले से ही भागने का रास्ता सेव कर लेंगे। ये बैटल का मूल नियम है और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। और इसी तरह से मैं उस बेवकूफ अनजान सीगा हीरा से अलग हूँ, जो सिर्फ अपनी पावर पे विश्वास रखता था और हंसने लगता है। और दानियांग उस पल को याद करने लगती है जब नेजी ब्लैक मिरर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट होने लगता है और वो अपने मन में कहती है भले तुम ऐसा कहो, लेकिन तुम भी बेवकूफापन बड़ा काम करोगे। और कहती है नेजी हम क्रो आइलैंड के बारे में कुछ नहीं जानते, भले ही इस बार मैं हूँ। नेजी कहता पहली ट्रिप के लिए बेशक हमें एक गाइड की जरूरत है, और चिल्लाता है कैंटा। जिससे कैंटा वहाँ पे आ जाता है, इससे सभी के सभी हैरान होते हैं। और चिसाकी भी कहता कैंटा। दानियांग कहती है गाइड, अपने मन में कहती है हाँ एकमात्र जो बच गया और क्रो आइलैंड से वापस आ गया। नेजी कहता सीगा हीरा ने केंटा को उस बुरी सिचुएशन से वापस भेज दिया। इसका मतलब हम अलग अलग तरह से समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी सबसे बड़ी संभावना ये है कि ये एक मैप के रूप में काम करेगा। क्या मुझे कहना चाहिए कि ये अगले ग्रुप के लिए काइंडनेस थी। चलो एक नाव तैयार करें और पास के समुद्र तट पर चले। और हम देखते कैंटा नेजी के हाथ पे बैठा होता है। इससे चिसाकी काफी हैरान कहता कैंटा। दानियांग कहती है ओ नेजी कैंटा क्यों है, और वो काफी हैरान नजर आ रही होती है। इससे नेजी हंसने लगता है और चिसाकी कहता है यहाँ आओ कैंटा। हॉरन प्योंगोट को जबरदस्ती बैग में बंद करने लगता है और कहता है अब समय आ गया है कि तुम वापस इसमें आ जाओ। प्योंगोट चिढ़ते हुए कहता अंदर से निराश हो रहा हूँ। नेजी कहता रास्ते में एक फिश मार्केट में रुकेंगे, मैंने कैंटा के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी है जो उसे पसंद थी। इसे चिसाकी कहता क्या लेकिन कैंटा शाकाहारी है। नेजी इससे मन में कहता मेरा अंदाजा सही था, मैंने उसे सिर्फ घास खाते देखा था, इसलिए मैंने उसे अलग अलग स्वाद के बारे में सिखाया। और हंसने लगता है। दूसरी तरफ काफी सारे कौवे को देखते हैं जो काफी स्पीड से आलिया पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन आलिया उनसे बचते हुए वहाँ से निकलती है और अपने सामने की ओर देखते हुए कहती है करो अटैक। मुझे नहीं पता कि वो ये कैसे कर रहा है, लेकिन उसकी पावर और स्पीड निश्चित रूप से बढ़ गई। और चूंकि उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि वो कहां से हमला करेंगे। ये एक गड़बड़ है, सिर्फ उनसे बचने से काम नहीं चलेगा। कलबास कहता अब एस्टियोंग जब मैं उसे पकड़ के रखूं तो हमला करो। इससे आलिया अपने मन में कहती है वो स्टारफिश अब आगे बढ़ने वाला है। हम देखते जमीन से भी कौवे निकलने लगता है। इससे आलिया काफी हैरान होती है और काफी हैरान कहता ग्राउंड से भी। कलबास कहता तुम अच्छी तरह से डॉज कर रहे हो। और तभी हम देखते वहाँ पे कौवे
का एक बड़ा सा झुंड आ जाता है। और कलवास कहता है क्या तुम्हारी धड़कन की आवाजें तेज होती सुनाई दे रही है। हम दूसरी तरफ सीरा हिमा बीच को देखते हैं जहाँ पे उन सभी को नाव मिलता है और वो कहता है क्या कोई और नाव नहीं है, डैम इट। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमें कितना दूर जाना है। बोट की हालत अच्छी नहीं है, पाल गायब है और ये चरमरा रही है। नेजी हंसते हुए कहता हमें आभारी होना चाहिए कि कम से कम हमें वो तो मिला जो अभी चरमराता है। दानियांग कहते हैं हम इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और स्पीड। नेजी कहता है हाँ लेकिन हमारे पास अच्छा ड्राइवर है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। और कहता हॉर्न, हम देखते इसके लिए हॉर्न भी तैयार रहता है। वो पानी के अंदर जाते हुए कहता क्या 2 मिनट बाद का देखते हॉर्न पूरी तरह से तैयार रहता है और कहता मैंने कहा आराम से करो बच्चे, क्या तुम मेरी कमर तोड़ने की प्लान बना रहे हैं। नेजी कहता क्या तैयारी पूरी हो गई है। चिसाकी कहता सब कुछ कर दिया। नेजी कहता हॉर्न ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं है, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मुझे बताए। हॉर्न कहता नहीं सुनबे ये कुछ भी नहीं है। नेजी कहता अच्छा तुम आइलैंड के बीच तैरने के लिए अपनी स्किल का यूज कर रहे हैं। अब हमारी प्लान सिंपल है, केंटा हमें रास्ता दिखाएगा, हमें बस उसको फॉलो करना है। हॉर्न नाव को स्पीड देगा ताकि हम बिना रुके आगे बढ़ सके। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी दूर है, चलो सिगा हीरा को वापस लाए। हॉर्न अपने मन में कहता ये एक गलती है, मुझे अपने तरीके के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। ये थोड़ा अजीब लगता है, जब मैंने सुनबे के साथ रहना शुरू किया मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन इसका मतलब यह है कि मैं उसका विश्वास जीत रहा हूँ। अच्छा मेरा मूड अचानक बेहतर हो गया। नेजी कहता चलो चले और हॉर्न अपना तारीफ करते हुए कहता हॉर्न जो मरमेड से भी ज्यादा खूबसूरती से छलांग लगाता है और हंसते हुए नाव से जंप कर देता है। दानियांग कहती है हॉर्न का स्ट्रगल। इसे हॉर्न कहता अपना मुंह बंद करो दानियांग और कहता प्लीज कोल्ड का यूज करे दानियांग। चिसाकी कहता अंकल केंटा और आपके मजबूत दोस्त के साथ मिलकर हम तुम्हें लेने आ रहे हैं और उन सभी पलों को याद करने लगता है जो उसने सिगा हीरा के साथ बिताया होता है। और उसे सिगा हीरा का बात याद आता है कि मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं चिसाकी। और चिसाकी कहता मैं हमेशा आप पर निर्भर था, मुझे एहसान वापस करने का मौका दे। दूसरी तरफ देखते आलिया को कौवा घेर चुके होते हैं। इससे आलिया कहती है मैं कुछ भी नहीं देख सकती। कलवास कहता तुम्हें कैसा लगता है इस एबिस के सन्नाटे में। मैं इस बात से प्रभावित हूँ कि तुम अभी भी होश में है। आलिया कहती है हाँ ये सिर्फ नजर की बात नहीं है बल्कि सूंघने और सुनने की पावर भी चली गई है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। और वो एंकर को अपनी ओर खींचने लगती है लेकिन कौवे उसे रोक लेता है और आलिया कहती है मैं इसे हिला नहीं पा रही, आखिर ये कितने हैं। तभी आलिया पे अटैक हो जाता है। आलिया अपने आप को संभालती है और कलवास कहता मुझे एक काम करने की गुजारिश करने दो। आलिया कहती है मैं देख नहीं सकती। कलवास कहता अगर तुम इस नर्क से बाहर निकले उस पे काफी सारे कौवे अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। और कलवास कहता है इससे भी बेहतर नर्क तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और हम वहाँ पे ब्लेड की चींटी को देखते हैं और कलवास कहता है जब तक ऐसा ना हो जाए मरना मत सुपर ह्यूमन। और हम देखते हुए एक पूरे कौवा का टर्नेडो होता है। साइबर कहता है एस्टियन क्योंकि जल्दी करो, मैंने कहा ना जल्दी करो। और एक इनह्यूमन दूसरे इनह्यूमन को खा रहा होता कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। साइबरस कहता ठीक है प्लीज मेरा ख्याल रखना एस्टियन। हम देखते हैं एस्टियन साइबरस को भी खाने लगता है और उसके पूरे बॉडी को निकल जाता है। एक बंदा कह रहा था क्या वो ब्लैक टर्नेडो है और वो काफी हैरानी से कहता क्या वो खा रहा है। धूल की वजह से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। फ्रेडी कहता अरे हम अब भी यहाँ हैं, क्या हम सच में यहाँ से नहीं जा रहे हैं, क्या तुम मुझे जवाब दे सकती हो, क्या तुम सच में मरना चाहते हो। दूसरा कहता ठीक है बस चुप रहो मैं ठीक से देख नहीं सकता। तभी एक बंदा उस टर्नेडो की तरफ भागने लगता है जिससे वो दोनों हैरान होते हैं। कहते हैं वो शख्स कौन है, वो दिशा वो बीच की तरफ जा रहा है। फ्रेडी कहता क्या वो पागल है या शायद एक सुपर ह्यूमन। दूसरा कहता मुझे नहीं लगता, वो बहुत धीरे चल रहा है। और हम देखते एस्टंग बाकी सारे इनह्यूमन को खा जाता है। इससे उसे कुछ होने लगता है, फिर वो जबरदस्त धार लगाता है और उसके बॉडी से रेड कलर का कुछ निकलने लगता है। इससे वो बंदे कहते ये क्या है। फ्रेडी जाते हुए कहता यहाँ से भागो, यही रीजन है कि मैं छोड़ना चाहता था।
दूसरा कहता क्या? कलबास कहता मैंने तुमसे एक फेवर मांगा था, क्या मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, तुम इसे सह भी नहीं सके। हम देखते हैं बाकी इनह्यूमन भी फुल्ली रिग्रो हो जाता है और साइप्रस आलिया के सिर पे पैर रख चुका होता है। आलिया कहती अभी क्या हुआ? ये कमीने, मुझे यकीन है। स्कॉच भी वहाँ पे आते हुए कहता आलिया, जिससे आलिया काफी हैरानी से कहती है डैड। जो धुंधलापन सा दिख रहा होता है, स्कॉच काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। हमें फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें स्कॉच आते हुए कहता आलिया क्या बकवास है, क्या मुझे शराब की गंध आ रही है? और आलिया को देखता है, फिर उसके सॉक्स को निकालते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था कि घर पहुंचते ही ये बदबूदार सॉक्स उतार देना, तुम शराबी हो। और बाहर जाते हुए कहता मैं स्टू बनाऊंगा आलिया, जब तुम उठो तो बाहर आकर इसे खा लेना। और कहता यू बदबूदार। और आलिया हमें बताती है मैं ठीक से सो नहीं पाती, लेकिन कभी कभी मैं बस लेट जाती और सोने की एक्टिंग करती थी, क्योंकि मेरे डैड की देखभाल और प्यार सबसे गर्म है और ये मुझे दुनिया के किसी भी चीज से ज्यादा पसंद है। क्यों? मैं जानती हूँ कि अगर डैड आ भी जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मुझे चिल्लाकर उसे कहना पड़ेगा कि वापस चले जाए, पास ना आए, लेकिन किसी तरह उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है, वो भरोसेमंद दिखता है। थैंक्स आने के लिए डैड, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी ऐसा कहूंगी। इसको चिल्लाते हुए कहता चुप रहो, तुम एक सुपर ह्यूमन है। और सभी इनह्यूमन स्कॉच को देखने लगता, साथ ही आलिया भी। और स्कॉच रोते हुए कहता तुम्हें इस तरह की जगह पर हार माननी नहीं चाहिए, खड़े हो जाओ सुपर ह्यूमन, मरना मत मेरी बेटी। कलबास कहता अब नाटक बहुत हो गया, साइप्रस हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसे खत्म कर दो। साइप्रस कहता मैं करूंगा, इस बार अपनी गर्दन दूसरी दिशा में मोड़े। साइप्रस कहता आलिया। अभी कोई चीज काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है, जिससे कलबास ऊपर की ओर देखता है तो हम देखते हैं वहाँ पे सोनाटा आ जाता, जो कहती है बस बहुत हुआ, तुम लोगों के लिए खेलने का समय है। और हम देखते हैं वो हिंज डायरेक्ट साइप्रस पे हुआ होता है। आलिया भी अपने सामने की ओर देखता है और कलबास भी उसे ही देख रहा होता है। स्कॉच कहता है जैन सोनाटा। साइप्रस कर रहा होता है और किसी तरह से हिंज को अपने ऊपर से हटा देता है। सोनाटा कहती है अच्छा स्ट्रेंथ है और साइप्रस के पास पहुंच जाती है, जिससे सभी इनह्यूमन काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या? और सोनाटा पंच बनाते हुए कहती है यहाँ आओ। साइप्रस को जबरदस्त पंच जड़ देती है, जो उसके बॉडी के आर पार हो जाता है और उस पंच से वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। काफी सारे टप्पा खाते हुए कलबास के पीछे और जाके गिरता है। कलबास को इससे कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। सोनाटा का हाथ खून से लटपट हो जाते हैं और कहते हैं अरे नहीं, गंद अपनी जगह से निकल गई, मैं अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे जागे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। शायद मुझे पहले थोड़ा वार्म अप करना चाहिए था, मुझे नहीं लगा था कि जब मैं अपनी आंखें खोलूंगी तो कोई प्रॉब्लम होगी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा आलिया। आलिया अपने मन में कहती है वो शख्स डेफनी की दोस्त है और भी। और कहती है जैन। सोनाटा कहती है मैंने सुना है कि तुमने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ किया। आलिया कहती है ब्रिटिश हीरो। सोनाटा कहती है थैंक यू और हंसने लगती है। आलिया कहती है वो प्रेजेंस। और उससे कहती है जैन मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, वो 3 सिर वाला कमीना नजदीकी फाइट में मुश्किल हो सकती है, इसलिए केयरफुल रहे। वो वायुमंडल को सांस लेने के जरिए से अंदर खींच लेता है, दोनों नथुने से उसे अंदर खींचकर। इससे तुम्हारी बॉडी का संतुलन पूरी तरह टूट जाता है और फिर वो हमला करता है। अभी मेरी नजर अच्छी नहीं है और एक कान काम नहीं कर रहा है। वो बैगनी कमीना, ऐसा लगता है जैसे उसके बॉडी के हर हिस्से में पॉइजन है, लड़ते लड़ते जहर फैलाना चाहिए। अगर वो मुझ पर लग गए तो ये बहुत खतरनाक है। इसके अलावा वो दोनों कमीने, मैंने उन्हें तोड़ दिया था, उसके सिर फाड़ दिए थे और लगभग उन्हें नर्क भेज दिया था, लेकिन किसी तरह से वो सभी पूरी तरह से ठीक हो गए। मुझे लगता है कि उस स्टार फिश की पावर यही है, वो उन दोनों की बॉडी को पूरी तरह से ठीक कर देता है। आखिर में वो उड़ने वाला कमीना एक बड़ा सा कौवा जैसा इनह्यूमन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऐसा लगता है कि जैसे वो इनका लीडर भी है। मैं उसके अनजान पावर नहीं जान पाई। सोनाटा हंसते हुए कहती है कितना काइंड है, ऐसा लगता है जैसे तुमने बहुत सारा खून खो दिया है, इसे अलग हटाओ। आलिया कहती है नहीं, मैं सपोर्ट करूंगी, इसमें कुछ समय लगेंगे लेकिन मेरे जख्म
हम भी भर रहे हैं। सोनाटा कहती है स्कॉच। स्कॉच काफी हैरानी से कहता है जेनी। जेनी कहती है अब घर लौट जाओ, वापस जाओ और डेफनी का ख्याल रखना। स्कॉच कहता डेफनी, आलिया। कलबास इससे कहता एक पत्थर में इतनी जबरदस्त पावर, ये देखते हुए कि साइप्रस को कुचलने में कोई भी बुराई नहीं है। मुझे लगता है ये कोई साधारण स्टोन नहीं है, ऐसे कई सारे पत्थर को कंट्रोल करते हुए, और उनमें से हर एक आजादी से घूम फिर सकता है। अमेजिंग, मैं उसे चाहता हूँ। वंडरफुल, वाओ, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो यही रीजन है कि अब मुझे समझ में आ गया कि सीड नीम को क्या महसूस हो रहा था। उसके बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है और वो धार लगाते हुए कहता है ये बहुत ही मजेदार है, ये सुपर ह्यूमन। आलिया कहती है वो पागल है। कलबास कहता सबसे अच्छा खिलौना पाने का एहसास, प्लीज मरना मत, तुम मुझे और ज्यादा चमकने देंगे। सोनाटा कहती है तुम्हारे जैसे तो बस बहुत ही बेकार है। ये फाइट जीतने के लिए मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। इस बार मैं नरक तक तुम्हारा पीछा करूंगी। व्लाद पायल, जिसे सभी हिंज नीचे की ओर आने लगते हैं और इनह्यूमन भी इसे देखने लगते हैं, साथ ही कलबास भी। तो सभी हिंज इनह्यूमन के काफी पास पहुंचकर उसमें बारिशों के बूंद की तरह बरसने लगता है। स्कॉच वहां से जा रहा होता है, अपने पीछे की ओर देखते हुए कहता है ये क्या है, क्योंकि हिंज बारिश की बूंद की तरह बरस रहे होते हैं, जिसे स्कॉच काफी हैरान होता है। कहता आखिर ये है क्या, और काफी बेबस होते हुए कहता आलिया। और वहां से जाते हुए कहता मेरी बेटी, मुझे तुम पे यकीन है, प्लीज ठीक रहना। और हॉर्न दोबारा बजने लगता है। कहता एक बार फिर से घोषणा करते हुए सर्कस बीच की घटना तेजी से आसपास के एरिया में फैल रही है। सभी सिविलियंस जो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, हम डेफनी की हालत को देखते जो काफी खराब होता है, उसके बॉडी से काफी सारा ब्लड निकल रहा था और काफी हाफ रही होती है, तो इतनी ज्यादा बेबस हो जाती है कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती। अभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें डेफनी कहती है जेनी तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफॉर्म का मतलब है दूसरे के झेले हुए सारे दर्द और चोट को जबरदस्ती अपने ऊपर लेना। जब डैमेज मेरे अंदर ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी पावर आधी या उससे भी कम रह जाती है। फिर भी मेरे लिए ये सब कुछ सहना मुश्किल होता है, क्योंकि तुमने मुझे रोका जबकि तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए थे। शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेरे इस हालात में ट्रांसफॉर्म को आगे करना मुमकिन नहीं है। तुम्हारे कलाई के आसपास जो लर्जे पट्टे हैं उन पर नजर रखना, तुम्हारी अभी की हालात उन पत्तों में दिखाई देगी। ध्यान रखना अगर पत्ते लाल होने लगे तो इसका मतलब है कि तुम खतरे में हो। अभी तुम्हें खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। जेनी कहती है डेफनी मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी कर्जदार रहूंगी, लेकिन थैंक्स, मैं वापस आऊंगी। तभी एंकर काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए कलबास पे अटैक कर देता है, लेकिन कलबास उससे बच जाता है। तभी काफी सारे हाथ बाहर आते और चैन को पकड़ लेता है और एंकर को दूसरे इनह्यूमन की तरफ मोड़ देता है, जिससे वो भी जंप करते हुए बच जाता है। लेकिन सोनाटा उसके ऊपर आ जाती है और उसके फेस पे जबरदस्त पंच जड़ देती है। इससे इनह्यूमन कर्रा जाता है और कलबास भी अपने पीछे देखता है और कहता है भैमो। कलबास पे भी कई सारे हिंज से अटैक होने लगता है, उसमें से एक एंकर भी होता है, जिससे वहाँ पे काफी सारा धमाका हो जाता है। और कलबास धूल से बाहर आता है और अपने सामने की ओर देखते हुए कहता है ये बहुत सारे स्टोन है, इनसे बचना है। वो सभी बहुत सटीक और शार्प है, ये सिर्फ लापरवाही से फेंकना नहीं है। अगर वो टेलीपोर्टेशन है तो मुझे ये मानना होगा कि उसे पकड़ना मुश्किल है, हम तो करीब भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और वो कमीनी चैन वाली वो कहीं छुपी है, फिर चट्टानों के बीच के खाली जगह में से हमला कर रही है। ये काफी परेशान करने वाला है, मैंने नहीं सोचा था कि ये दोनों मिलकर इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। ये एक करीबी फाइट है, वो हर जगह बिखरे हुए हैं। और हिंज फिर से नीचे की ओर आने लगता है और इनह्यूमन पे बरसने लगता है, जिससे इनह्यूमन उससे बचने लगते हैं और कहते हैं ये मुश्किल है। एक हिंज जाके फिर से साइप्रस की बॉडी पे गिरता है, जिससे साइप्रस कर्रा जाता है और कहता है मैं इन पत्थरों से दूर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ दो चीज को उड़ते हुए देखते हैं और हम देखते हैं ये शू होता है और बेस्लाव कहता है इतना छोटा, आखिर मुझे हर समय इसमें क्यों सफर करना पड़ता है। किरिलो कहता क्या ये प्यारा नहीं है,
बेस्लो कहता है थोड़ा और चौड़ा नहीं हो सका क्या? हम कहाँ है और हमें और कितना जाना है? किरिलो कहता है क्योंकि हम कामाचाता एरिया से निकले हैं। मुझे लगता है कि हम उत्तरी पोस्विक के ऊपर कहीं हैं। मुझे नहीं पता है कि कितना समय लगेगा। हम अभी निकले हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो, शायद तुम्हारे टाइट की वजह से तुम चिड़चिड़े हो गए। बेस्लाव कहता मैं बस इसलिए परेशान हो रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा है। अब बेस्लाव स्मेल करने लगता है जिससे किरिलो उसे देखता है और बेस्लाव कहता है वहाँ है, कहीं से बुरी गंध आ रही है। किरिलो कहता हम महासागर के बीच में है। बेस्लाव नीम क्या तुम सच में ठीक हो? शायद तुम्हें भूख लगी है। बेस्लाव कहता नहीं ये सच है, मैं मजाक नहीं कर रहा बेवकूफ। जिससे बेस्लाव हैरान होता और कहता मुझे माफ करना, मुझे इसकी जांच करने दीजिए। और किरिलो अपना हैंड साइन बनाते हुए कहता है बेस्लो नीम अभी बहुत नाजुक हालात में है। बेस्लो कहता है दक्षिण पूर्व की ओर, क्या मैं सही हूँ? किरिलो स्कोप से देखते हुए कहता है हाँ। क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ खैर अगर तुम सिर्फ डिवाइस के मूल हिस्से को जानते हो तो ये। तभी किरिलो काफी हैरान होता है, उसे और जूम करके देखने लगता है। बेस्लो भी इससे हैरान होता है। हम देखते हैं ये मॉडल्स के टीम होते हैं जिससे किरिलो कहता है ये क्या है?